अस्सलाम वालेकुम। आधी रात का वक्त था। दोनों अपना अपना बोझ हल्का कर चुके थे। अहमद जान ने उसे अपनी नाकाम शादी के मुतल्लिक बताया और सारा की नाकाम मोहब्बत की तफसील सुनी। और अब वो दोनों सब कुछ कह सुन चुके थे। अब जैसे इनके पास लफ्ज़ ही नहीं बचे थे। वो एक दूसरे की मोहब्बत में सरशार थे। अब अहमद जा को सिर्फ एक ख्याल था। किसी ने सारा को कत्ल करने की कोशिश की थी और ये कोशिश आइंदा भी की जा सकती है। और सारा बेहद कीमती थी इसके लिए। वो इसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन वो जानता था कि सारा सिर्फ इसी सूरत में पूरी तरह महफूज रह सकती है कि वो हिटलर के बारे में तहकीक से दस्तबरदार हो जाए और अपने बाप की मौत को भी भूल जाए। लेकिन अहमद जानता था कि उसकी मोहब्बत भी सारा के बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोक सकती। ये सब कुछ सोचते सोचते ही वो सो गया। वो बेदार हुआ तो उसे पहला एहसास ये हुआ कि वो अपने कमरे में नहीं है। एक लम्हे को ख्याल ही नहीं आया कि वो कहाँ सोया था। फिर उसे याद आया और हड़बड़ाकर सोफे पर उठ बैठा। उसने सारा के बेड की तरफ देखा। सारा वहाँ मौजूद नहीं थी। उसने सर घुमाकर देखा। सारा ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी एक लिफाफे को बंद कर रही थी। उसके बाल खुले थे और नाइट गाउन पहने थी। सारा, क्या कर रही हो? वो मुस्कुराई। मैंने रोडी जेडलर का नंबर और पता निकाल लिया है। इसी की तलाश में यहाँ आए थे ना? कौन रोडी जेडलर? बस अब उठ जाओ और अपना काम करो। तुम्हें जेडलर से वो नक्शे लेने हैं इमारतों के। अहमद जा संजीदा हो गया। सारा, अब मैं जिंदगी का हर लम्हा सिर्फ तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। इस बात से ज्यादा अहमियत अब किसी चीज की नहीं रही। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे इन लफ्जों की मेरी नजदीक क्या वक़्त है। लेकिन अहमद, अमली मामलात की फिक्र भी जरूरी है। तुम फौरन जाकर जेडलर से मिलो। और तुम क्या करोगी? मैं मैं तुम्हारे साथ नाश्ता करूंगी और फिर तुम्हें जेडलर की तरफ धकेलूंगी। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। और मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारी चाबी लेकर तुम्हारे कमरे में जाऊंगी। तुम्हारा सामान पैक करूंगी और इसे यहाँ ले आऊंगी। रात, तुमने ठीक कहा था। मैं अब अकेली नहीं रह सकती। फिर चंद लम्हे सोचने के बाद बोली, लेकिन उम्मीद है कि तुम मेरे मामले में मगरिब की रवायती बेसब्री का मुजाहरा नहीं करोगे। तुम इसकी फिक्र न करो, मुझ पर एतमाद कर सकती हो। बस ठीक है। इस काम के बाद मैं फिर हिटलर के ताक़ुब में निकल खड़ी होंगी। लेकिन मुहतात रहना। मुहतात रहूंगी। अब तो मुहतात रहना ही पड़ेगा। जिंदगी की अहमियत कहीं की कहीं पहुंच गई है। अहमद जा उठा और बाथरूम की तरफ चल दिया। अपने चौथी मंजिल के कमरे में अहमद जा ने सारा का दिया हुआ फोन नंबर मिलाया। इसे उम्मीद थी कि रोडी जेडलर से बात हो जाएगी। दूसरी तरफ से एक जवान मर्दाना आवाज ने जवाब दिया। अहमद को मायूसी होने लगी, क्योंकि इसके हिसाब से जेडलर की उम्र इस वक्त कम अज कम 65 साल होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ से कहा गया, मैं जेडलर बोल रहा हूँ। कौन बात कर रहा है? मेरा नाम अहमद जा है और मैं काफ़ी अरसे से आपको तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। लहजे से अमरीकी मालूम होते हो और नाम से मुसलमान। आपके दोनों अंदाजे दुरुस्त हैं। मेरी तलाश क्यों है तुम्हें? जेडलर ने पूछा। और तुम्हें मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से मिला? मिस सारा रहमान से, जो कि हिटलर की बायोग्राफी पे अपने बाप के साथ काम कर रही थी और अब अकेली इसे मुकम्मल कर रही हैं। आपको याद होगा, सारा रहमान ने आपसे इंटरव्यू किया था। मुझे याद है, लेकिन तुम क्यों? मुझे भी आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं अहमद जा हिचकिचाया। वो लफ्ज़ नाज़ी इस्तेमाल करना नहीं चाहता था। मैं तीसरी जमहूरिया के दौरान जर्मन आर्किटेक्चर पे एक किताब कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपने इस आहद में अहम किरदार अदा किया था। अहम तो नहीं, छोटा सा कह लो, लेकिन बहरहाल अहमियत के एतबार से वो बड़ा काम था। मैं भी शायद दीवाना था कि इस पागल के साथ पागलपन में मुब्तला हुआ। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, जल्द अज जल्द। तो आज ही आ जाओ, बशर्ते फुर्सत। फुर्सत ही फुर्सत है। मैं यहाँ सिर्फ आपसे मुलाकात के लिए आया और ठहरा हुआ हूँ। आप बस वक्त बता दें। इनके दरमियान लंच के वक्त मुलाकात तय पा गई। अहमद बहुत खुश था और सारा का शुक्रगुजार कि इसकी वजह से ये मरहला इतना आसान हो गया था। इस काम से निपट कर इसने इस्तकबालिया पर फ़ोन किया और कहा कि इसे एक संगीन वाक़ये के मुतल्लिक होटल के मैनेजर से बात करनी है। इसने क्लर्क को मज़ीद कुछ बताने से इनकार कर दिया। वो नीचे आया तो लॉबी में एक पिस्ता कामत शख्स उसका मुंतज़िर था। नस्लन स्विस लगता था। वो मैनेजर का असिस्टेंट था, क्योंकि मैनेजर चंद रोज़ के लिए बैडन गया हुआ था। आप अपना मसला बताएं, उसने कहा। मसला सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है, अहमद जान ने कहा और इसे तफसील से पूरा वाक़या सुनाया। असिस्टेंट की आंखें हैरत से फैल गईं। रूम सर्विस का वेटर और चाकू? आपको यकीन है कि वो वेटर ही था? वर्दी तो वेटर ही की थी। आप इसे देखेंगे तो पहचान लेंगे। मैंने इसकी बस एक झलक देखी थी और जो कुछ हुआ बहुत तेजी से हुआ, मगर शायद मैं इसे पहचान लूं।
ٹھیک ہے مسٹر جا، ہمارے پاس پورے اسٹاف کی تصویریں موجود ہیں، میں وہ لے کر آتا ہوں، اسسٹنٹ نے کہا۔ پھر وہ جاتے جاتے رکا۔ اور ہاں، یہ سب کچھ ہمارے ہیڈ دربان کو بھی بتا دیں، ممکن ہے اس نے ایسے کسی مشکوک آدمی کو دیکھا ہو۔ اچھا، کس وقت کی بات ہے؟ 8 بجنے میں کچھ منٹ ہوں گے۔ آپ ہیڈ دربان سے بات کریں، میں ابھی آیا۔ احمد جان نے دھیمی آواز میں ہیڈ دربان کو تفصیل سنائی۔ ہیڈ دربان کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے، وہ بڑبڑایا۔ یعنی وہ خاتون کو چاقو سے مارنا چاہتا تھا؟ یہ سچ ہے۔ آپ کو فوراً ہی ہمیں مطلع کرنا چاہیے تھا سر۔ یہ ممکن نہیں تھا، میں مس رحمان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، ان کا برا حال تھا، احمد نے کہا۔ سوال یہ ہے کہ 8 بجے سے ذرا پہلے یا بعد تم نے کسی کو بھاگ کر لابی سے نکلتے تو نہیں دیکھا؟ وہ بھاری جسم کا جوان آدمی تھا، رنگت دبتی ہوئی تھی۔ ہیڈ دربان نے کہا، یہ تو بڑا مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، اتنے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور میں خود بہت مصروف رہتا ہوں۔ مجھے خیال نہیں کہ میں نے ایسے کسی مشکوک آدمی کو دیکھا ہو، لیکن اسی وقت اسسٹنٹ مینیجر ایک البم لیے واپس آ گیا۔ اسے دیکھیں آپ۔ اس نے احمد کی طرف البم بڑھائی۔ البم میں پاسپورٹ سائز تصویریں تھیں، ہر تصویر کے نیچے نام بھی لکھا تھا اور ایک نمبر بھی۔ احمد ورق الٹتا رہا، لیکن حملہ آور کی تصویر نظر نہیں آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ہوٹل کا ملازم نہیں ہوگا۔ نہیں، ان میں کوئی نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ باہر کا آدمی ہو اور اس نے ویٹر کا روپ دھارا ہوا ہو۔ یہ کچھ مشکل کام تو نہیں۔ مجھے یہ فکر ہے کہ ہمیں کس طرح کے احتیاطی اقدامات کرنے ہوں گے، اسسٹنٹ مینیجر بڑبڑایا۔ میرے خیال میں یہ معاملہ ہوٹل کی انتظامیہ کے بس کا نہیں، ہیڈ دربان بولا۔ ہمیں پولیس سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ چیف آف پولیس ولف گینگ شمٹ میرا واقف کار ہے اور وہ بہت اہل آدمی ہے اور نازی مزاج کے لوگوں سے شدید نفرت کرتا ہے۔ وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ وہ اینٹی نازی ہیرو ہے ہمارا۔ میں اسے فون کر دیتا ہوں، آپ جا کر اس سے مل لیں۔